नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन पीसीएस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी की दूसरी क्लास, जिसमें हम समझेंगे उन ऐतिहासिक अधिनियमों को जिनसे भारत की शासन व्यवस्था की नींव रखी गई। अगर आपने हमारी अभी तक की क्लास मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो ज़रूर देखिए। आज की क्लास खास है क्योंकि यहीं से भारतीय संविधान की कहानी असल मायनों में शुरू होती है। आज हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक के मुख्य अधिनियमों पर, जिनसे हर साल पीसीएस, आरओ यारो जैसे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले चार्टर एक्ट से। आज की क्लास की पहली शुरुआत हम करते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम से। 1793 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के बीच के संबंधों को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। आइए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। इस चार्टर एक्ट के निम्न बिंदु थे। कंपनी का एकाधिकार बरकरार रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 20 वर्षों के लिए फिर से एकाधिकार दे दिया गया, यानी सिर्फ कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी और कोई नहीं। दूसरा, गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ गई। गवर्नर जनरल को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। भारत के सभी गवर्नर जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे अब गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थे। बंगाल का गवर्नर जनरल सर्वोच्च हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसी पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। अब वही भारत में सबसे बड़ा अधिकारी था। अदालत और कंपनी के अधिकारियों के वेतन। अगर हम अदालत और कंपनी के अधिकारियों के वेतन की बात करें, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राजस्व से ही दिए जाने का प्रावधान किया गया। बाइबल प्रचारकों को अब भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अनुमति नहीं दी गई। ये बदलाव बाद में 1813 के एक्ट में हुआ। बॉम्बे और मद्रास की सीमित स्वतंत्रता। मद्रास और बॉम्बे की सरकार को सीमित स्वतंत्रता दी गई, लेकिन वह गवर्नर जनरल के अधीन ही रही। इस एक्ट के निम्न महत्व थे। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को तो बरकरार रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। यह कानून ब्रिटिश साम्राज्य के भारत पर बढ़ते नियंत्रण की दिशा में एक और कदम था। अगले जिस अधिनियम के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है 1813 का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के भारत में अधिकारों को लेकर एक अहम बदलाव लेकर आया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और 1793 के चार्टर का अगला रूप था। इसकी निम्न प्रमुख बातें थी। व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार जो पहले बना हुआ था, उसे इस अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा केवल चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा। धार्मिक प्रचारकों को अब भारत में आने की अनुमति दे दी गई। अब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, प्रचार करने और स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई। यह भारत में धर्म प्रचार और शिक्षा का एक नया दौर था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान किया गया। हालांकि इस फंड के उपयोग पर लंबे समय तक विवाद बना रहा। प्रशासनिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सत्ता बनी रही, लेकिन ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और भी मजबूत हुआ। कानून में साफ नहीं था कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा या नहीं, जिससे असमानता बनी रही। इस अधिनियम के निम्न महत्व थे। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत में शिक्षा और धर्म को लेकर नीतिगत फैसला लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक स्वरूप से राजनीतिक स्वरूप की ओर बढ़ने का संकेत इस अधिनियम के द्वारा मिला। इससे ब्रिटिश निजी व्यापारियों का भारत में प्रवेश शुरू हुआ। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक स्वरूप को पूरी तरह समाप्त कर उसे एक प्रशासनिक संस्था बना दिया। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत और चीन दोनों के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ भारत का शासन चलाने के लिए थी, व्यापार करने के लिए नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना। पहली बार पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास की सरकारें उनके अधीन थीं। एक कानून आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। गवर्नर जनरल की परिषद को अब कानून बनाने की शक्ति भी दे दी गई। इससे एक समान कानून व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारतीयों को नौकरी में समानता देने का वादा किया गया।
अधिनियम में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों और यूरोपियनों के साथ समान व्यवहार होगा। हालांकि यह व्यवहारिक रूप से कभी लागू नहीं हुआ। सेंट हेलेना द्वीप पर नियंत्रण समाप्त। कंपनी का सेंट हेलेना द्वीप पर अधिकार समाप्त हुआ, इसलिए इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक युग के अंत का प्रतीक था। भारत में एक केंद्रीकृत और कानून आधारित प्रशासन की नींव डाली। इसने भारतीयों को अधिकार देने की बात पहली बार कानूनी रूप से हुई, भले ही व्यवहारिक रूप में नहीं लागू हुई। 1853 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंतिम चार्टर अधिनियम था। यह भारत में प्रशासनिक सुधारों और लोक सेवा प्रणाली की नींव डालने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून था। 1853 के चार्टर अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अस्थायी रूप से बढ़ाया गया। पहली बार कंपनी का शासन निर्धारित समय के बिना आगे बढ़ाया गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब कंपनी का अंत निकट है और ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे पूरी तरह नियंत्रण लेना चाहती है। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए गए। गवर्नर जनरल की परिषद को अब दो भागों में बांटा गया। कार्यकारी परिषद यह प्रशासनिक कार्यों के लिए था और विधायी परिषद जो कानून बनाने के लिए था। इससे कानून निर्माण और प्रशासन में अस्पष्टता और पेशेवर प्रणाली आई। भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने की यही से शुरुआत हुई। अब भारतीय सिविल सेवा में भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होनी थी। यह योग्यता आधारित प्रशासन की दिशा में पहला कदम था। भारतीयों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, हालांकि शुरुआत में बहुत कम सफल हो पाए। नई विधायी परिषद में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन हुआ। परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए गए जो ब्रिटिश संसद के सुझाव पर आए थे। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को ज्यादा केंद्रीकृत, पेशेवर और नौकरशाही आधारित बनाया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत से पहले का सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार था। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई और 1858 में कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन की शुरुआत थी। यह अधिनियम 1857 की विद्रोही सिपाही विद्रोह के बाद लाया गया था। इसके निम्नलिखित बिंदु थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत की सत्ता ब्रिटिश संसद और महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। कंपनी को भंग कर दिया गया और उसका सारा प्रशासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। भारत सचिव, एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। इसके पास भारत से जुड़ी सारी प्रशासनिक शक्तियां होती थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाया। भारत का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश सम्राट का वायसराय कहलाया। पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। वायसराय ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का शासक होता था। भारत की जनता को आश्वासन, रानी का घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करने का वादा, भारतीयों को सरकारी नौकरी में बराबरी देने की बात, न्याय और कानून में समानता का भरोसा दिलाया गया। ब्रिटिश संसद पे सीधा नियंत्रण। अब भारत का शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया और वह भारत के मामलों पर निर्णय ले सकती थी। महत्व, भारत में औपचारिक रूप से ब्रिटिश राज की शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से केंद्रीकरण और नियंत्रण की शुरुआत हुई। भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की उम्मीदें जागी, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं बदला। 1858 का भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का अंत और ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन का आरंभ था, जिसने भारत में एक नई औपनिवेशिक व्यवस्था की नींव रखी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन की एक अहम कड़ी था, जो 1857 की क्रांति के बाद शासन प्रणाली को फिर से व्यवस्थित करने और भारतीयों को सीमित भागीदार देने के लिए लाया गया था। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। विधायी कार्यों में अब भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया। पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में नामित किया गया। इससे भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सीमित रूप से शामिल किया गया। उदाहरण के लिए राजा बनारस, महाराजा पटियाला आदि को नामित किया गया। कानून निर्माण की शक्तियां पुनः दी गई। गवर्नर जनरल को केंद्रीय विधान परिषद के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति फिर से दी गई। 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिकार कुछ समय के लिए रोका गया था। प्रांतीय विधायी परिषदों की स्थापना। बम्बई, मद्रास और बंगाल में अलग अलग विधायी परिषदें बनाई गईं। इससे प्रांतीय प्रशासन को कुछ हद तक स्वायत्तता मिली। विभाजन का सिद्धांत को मान्यता। हर कार्यकारी परिषद सदस्य को एक एक विभाग सौंपा गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में विशेषज्ञता और जवाबदेही बढ़ी। इसे लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। इस अधिनियम से भारतीयों की सीमित भागीदारी शुरू हुई, परंतु वास्तविक शक्ति अब भी अंग्रेजों के हाथ में थी।
यह आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव थी, जिससे भारत विभागीय बंटवारा और प्रतिनिधित्व शामिल था। इससे कांग्रेस जैसी राजनीतिक संस्थाओं के लिए रास्ता धीरे धीरे तैयार होने लगा। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीयों को शासन में नाम मात्र भागीदारी देने वाला पहला कदम था, लेकिन यह पूरी तरह ब्रिटिश हितों के रक्षा के लिए तैयार किया गया था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राजनीतिक सुधारों की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिनियम भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक चेतना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआती मांगों के दबाव में लाया गया। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। विधायिकाओं में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, गवर्नर जनरल की केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं पर नामांकन की प्रक्रिया, परिषदों में सदस्यों को चुना नहीं बल्कि नामित किया जाता था, लेकिन विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों और नगरपालिकाओं जैसे निकायों को सिफारिश करने का अधिकार दिया गया। यह छिपे हुए तरीके से सीमित चुनाव व्यवस्था जैसा था। परिषदों में प्रश्न पूछने का अधिकार, गैर सरकारी सदस्यों को पहली बार सरकार से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन सप्लीमेंट्री प्रश्न की अनुमति नहीं थी। सरकार को उत्तर देने की बाध्यता नहीं थी। बजट पर चर्चा की सीमित अनुमति, परिषदों में अब सरकारी बजट पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन इसे स्वीकृति या संशोधन करने का अधिकार नहीं था। महत्व, यह अधिनियम भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देता था, लेकिन असली शक्ति अब भी अंग्रेजों के पास थी। ये भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक सजगता और कांग्रेस की मांगों का पहला आंशिक जवाब था। इससे भारतीयों में राजनीतिक प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ी। अंततः 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीयों को विधायी परिषदों में जगह और आवाज तो देता है, पर सत्ता नहीं। यह सुधार नाम का प्रतिनिधित्व था, अधिकार का नहीं। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी देने के लिए एक कोशिश थी। यह सुधार ब्रिटिश सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर आधारित है। इस सुधार के निम्नलिखित बिंदु हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सबसे विवादास्पद निर्णय, मुसलमानों को अलग निर्वाचिका दी गई। अब मुसलमान सिर्फ मुस्लिम मतदाता द्वारा चुने जाएंगे। यह भारत में धार्मिक आधार पर राजनीति की शुरुआत थी, जिससे आगे जाकर फूट डाली। विधायी परिषदों का विस्तार, केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय परिषद में अब 60 सदस्य हो गए, जो पहले 16 थे। प्रांतीय परिषदों का भी विस्तार किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की भागीदारी, कुछ भारतीयों को नामांकित किया गया, जैसे कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और गोपाल कृष्ण गोखले। इससे भारतीयों को विधायी चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन शक्तियां अब भी सीमित थी। सचिव राज्य को संसद में शामिल करने का प्रयास, ब्रिटेन में भारतीय मामलों के सचिव ने पहली बार एक भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर को भारत परिषद में नामित किया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। धार्मिक आधार पर राजनीति की औपचारिक शुरुआत हुई, जो बाद में फूट और विभाजन का कारण बनी। भारतीयों को प्रशासन में नाम मात्र भागीदारी दी गई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हुआ। कांग्रेस ने इसे अधूरी और भ्रमित नीति बताया। अतः 1909 का अधिनियम भारतीयों और राजनीतिक अधिकार देने का दिखावटी प्रयास था, जिसने बाद में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और आजादी की मांग को मजबूत किया। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधारों की एक बड़ी कोशिश थी। यह सुधार एडविन मॉन्टेग्यू, जो भारत सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, भारत के वायसराय के नाम पर आधारित था। यह अधिनियम भारत में उत्तरदायी सरकार की दिशा में पहला कदम था। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, प्रांतीय स्तर पर शासन को 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, पुलिस, न्याय, सिंचाई, राजस्व वायसराय और उसके अधिकारी नियंत्रित करते थे, जबकि हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन, इन मामलों पर भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। यह प्रणाली केवल प्रांतों में लागू हुई, केंद्र में नहीं। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार, विधायिकाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। कुछ सदस्यों को चुनाव से और कुछ को नामांकन द्वारा शामिल किया गया। महत्वपूर्ण अधिकार वायसराय के पास ही। वायसराय को अधिकार था कि किसी भी कानून को रोकने या अस्वीकार करने का। इस वजह से भारतीय प्रतिनिधियों की शक्ति सीमित रही। सिविल सेवाओं पर भारतीयों की भागीदारी का वादा, लेकिन व्यवहार में ब्रिटिश अफसरों का वर्चस्व बना रहा। ब्रिटेन में भारतीय मामलों का एक अलग हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। यह अधिनियम भारतीयों को कुछ हद तक प्रशासनिक भागीदारी देता है, परंतु असली शक्ति अंग्रेजों के पास ही रहती थी। राष्ट्रीय नेताओं ने इसे अधूरा सुधार कहा।
इसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारतीय राजनीति में भागीदारी के द्वार खोले, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि ब्रिटिश शासन अब भी भारतीयों को बराबरी नहीं देना चाहता था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत के ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बनाया गया सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण कानून था। यह अधिनियम 1919 के सुधारों की असफलताओं को देखते हुए लाया गया था और आगे चलकर भारत के संविधान की नींव बना। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थीं। संघीय शासन की योजना, भारत को एक संघीय राज्य बनाने की योजना, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का योजना था, लेकिन देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए संघ की योजना लागू नहीं हो सकी। प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतीय स्वशासन, 1919 की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकारें बनी। कांग्रेस ने 1937 में चुनाव जीते और कई प्रांतों में सरकारें बनाई। केंद्र में द्वैध शासन, अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जो पहले केवल प्रांतों में था, लेकिन यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी। संविधान सभा नहीं, कानून ब्रिटिश संसद ने बनाया। भारत के लोगों को संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, यह सारा काम ब्रिटिश संसद ने किया। आरक्षित सीटें और पृथक निर्वाचिका जारी रही। मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, महिलाओं, श्रमिकों आदि के लिए आरक्षित सीटें और अलग निर्वाचन क्षेत्र जारी रखे गए। इससे सांप्रदायिक राजनीति को और बढ़ावा मिला। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार, केंद्र और प्रांतों में गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास अब भी विशेष शक्तियां थीं, जैसे कि कानून को वीटो करना। दो नए स्तर, संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। यह तथ्य एग्जाम में पूछा जाता है। इस अधिनियम का महत्व यह था कि यह अधिनियम आज के भारतीय संविधान की आधारशिला माना जाता है। हालांकि यह पूरी तरह लागू नहीं हुआ, फिर भी इससे बहुस्तरीय शासन, न्याय व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों की नींव पड़ी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संवैधानिक शासन की नींव रखी, लेकिन यह अब भी ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता देता था। यह भारत को स्वराज नहीं बल्कि ब्रिटिश नियंत्रण में स्वशासन का भ्रम देता था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वह ऐतिहासिक कानून था जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया और जिसके माध्यम से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। यह अधिनियम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को आया था, के आधार पर बनाया गया था। इसकी विशेषताएं थी, 2 स्वतंत्र देश बने। भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स के रूप में मान्यता मिली। दोनों देशों को अपनी संविधान सभा बनाने और संविधान तैयार करने का अधिकार मिला। ब्रिटिश सत्ता का अंत, भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। ब्रिटिश सम्राट की भूमिका अब केवल औपचारिक थी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति, दोनों देशों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति किए गए। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, बाद में सी राजगोपालचारी नियुक्त हुए। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना नियुक्त हुए। भारत की संविधान सभा को पूर्ण शक्ति, संविधान सभा को भारत का अब नया संविधान बनाने और संविधान लागू करने की पूर्ण शक्ति दी गई। जब तक नया संविधान नहीं बनता, तब तक 1935 का अधिनियम अस्थायी संविधान की तरह उपयोग में आया। रियासतों को विकल्प, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। बाद में सरदार पटेल और वल्लभ भाई पटेल की नीति से अधिक रियासतें भारत में शामिल हो पाएं। ब्रिटिश संसद की शक्ति का समाप्त, अब भारत के मामलों में ब्रिटिश संसद को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं रहा। इसका महत्व यह था कि यह अधिनियम भारत की कानूनी स्वतंत्रता का आधार था। भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने संविधान बनाने और शासन चलाने की स्वतंत्रता मिली। यह भारत में औपचारिक युग के अंत का प्रतीक था। यह भारत के औपनिवेशिक युग के अंत का प्रतीक था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वह ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने भारत को औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त कर एक संप्रभु राष्ट्र बनाने का रास्ता खोला। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।